एवरेज वैल्यू सब पढ़। हेलो चिंटू मिंटू, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और ये सब टर्म्स हम पढ़ चुके थे। एवरेज वैल्यू ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसी तरह कहानी को हम बढ़ाते हैं आगे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे फेजर। फेजर जो टर्म है, फेजर क्या होता है, कुछ बच्चों को तो शायद ये पता होगा कि फेजर क्या होता है, कैसे कैसे इसको ड्रॉ करते हैं और क्या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसको समझ ना आया हो, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हो तभी भी ऐसा भी हो सकता है। तो समझते हैं फेजर। अगर आपसे पूछा जाए तो फेजर है क्या, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है ड्यूरिंग, इवन इंजीनियरिंग वाले बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आपका फेजर है क्या। तो फेजर को पहले समझिए कि फेजर है क्या। फेजर प्यारे बच्चों एक वेक्टर ही है। इट इज अ काइंड ऑफ वेक्टर, नॉट एग्जैक्टली वेक्टर। सिंपली जो आप लोग 11th क्लास में वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर उनकी प्रॉपर्टी 11th में, या फिर फिजिक्स के 11th में, या फिर अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथ्स वाले सेक्शन में 12th क्लास में आपको वेक्टर पढ़ने को मिलता है। उस वेक्टर में और इस फेजर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? वो वेक्टर, उसकी लेंथ फिक्स रहती है। उस वेक्टर की लेंथ फिक्स रहती है, टाइम वगैरह के साथ वेरी नहीं करती है। जनरली जो हम वेक्टर पढ़ते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जनरली फिक्स रहता है, मे भी कभी कभी वेरिएबल हो सकता है। दूसरी बात, उसकी डायरेक्शन सेम या फिक्स रहती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक वेक्टर क्या होता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है, डायरेक्शन ऐसे बदलती नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ फेजर, फेजर में और वेक्टर में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है कि आपका जो फेजर होता है, आप फेजर को एज ए डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर, घूमता हुआ वेक्टर है, विच रोटेट अलोंग विद टाइम। जैसे टाइम चलता रहेगा, टाइम के साथ साथ वो रोटेट होता रहेगा, उसी को बोलते हैं हम फेजर। ध्यान से सुनिए, फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि रोटेट करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से वो रोटेट होता रहेगा। उसका मैग्नीट्यूड, जो लेंथ होती है, वो फिक्स होती है। ठीक है, किसकी? उस वेक्टर की, जिसको आपने फेजर जिसका ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी लेंथ फिक्स रहेगी। लेकिन उसके जो परछाई है, ठीक है, परछाई से कैसे बोल सकते हैं, यानी कि अगर ये वेक्टर है, इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस पर रहेगा, प्रोजेक्शन कुछ वाई पर। प्रोजेक्शन अगर वो घूम रहा है टाइम के साथ, तो डेफिनेटली उसका प्रोजेक्शन भी बदलता रहेगा। प्रोजेक्शन ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। तो किन फंक्शन को, कुछ फंक्शन को, एग्जाम्पल के तौर पर, ये चीजें हमने जब 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, एसएचएम और ये वेव, वेव मोशन, इन दोनों को पढ़ते हैं, तब भी ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। फेज या फेजर, मोर स्पेसिफिक फेजर क्या होता है। तो हम अपने साइनसोइडल फंक्शन को, साइनसोइडल फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पर कॉस फंक्शन, अगर हमारा कोई वेव फॉर्म है, साइनसोइडल फॉर्म में है, साइनसोइडल फंक्शन है, उसको हम वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फेजर। हम उसको फेजर की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो साइनसोइडल फंक्शन होते हैं, वो टाइम के साथ कभी अपनी पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी घटती है, कभी वैल्यू बढ़ती है, कभी जीरो, कभी नेगेटिव। ठीक है, चाहे वो एसएचएम की इक्वेशन हो, चाहे कल जो हमने देखा था आपकी जो एसी, जो जनरली हम बिल्कुल फंडामेंटल जो एसी पढ़ने को मिलती है हम लोगों को, जो कि एक साइन का कर्व होता है, साइनसोइडल होता है, वो, उसको हम, उस वेव फॉर्म को वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेजर। तो क्वेश्चन ये है कि सर जरूरत क्या थी ये नया टर्म, बेकार नई चीज लेकर आने की? तो चीजें, आंसर ये है बालक, हम बार बार वेव फॉर्म ड्रॉ करना, एक मेरे ख्याल से ये समझ, क्वेश्चन करें उसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, देखें अच्छा क्या हो रहा है। तो चीजों को सिंप्लीफाइड करने के लिए ही जो हमारे साइंटिस्ट, जो इंजीनियर्स थे, दे ब्रिंग अ कंसेप्ट ऑफ फेजर। वो फेजर कंसेप्ट लिया चीजों को आसान बनाने के लिए। हो सकता है कुछ को शुरुआत में डिफिकल्ट लगे, पर सच्चाई यही है कि इट विल मेक द थिंग्स इजियर। ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेजर क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं पहले फेजर क्या है और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए, सपोज करो मुझे इक्वेशन मेरे पास करंट की या वोल्टेज की, कुछ इक्वेशन ऐसी है, वोल्टेज इक्वल टू, होल्ड ऑन,
मेरे पास सपोज करो कोई इक्वेशन है और इक्वेशन कुछ ऐसी है, वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है ये सर। या करंट की इक्वेशन हो सकती है, करंट इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जरूरी नहीं है साइन ओमेगा टी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट में भी चेंज, मतलब आपका कोर्स भी हो सकता है वो, ठीक है। ओके सर, समझते हैं इस ग्राफ को, इस साइन ओमेगा टी को, जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा आपकी जो वोल्टेज है, एक्चुअल वोल्टेज जो है, वोल्टेज है, पी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे एंगल बदलता रहेगा वैसे वैसे वी की वैल्यू बदलती रहेगी, ठीक है। बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ग्राफ के ऊपर देखूं, इसको मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं कि भाई एक मेरा वेक्टर है जो कि टाइम के साथ रोटेट हो रहा है, आई हैव a vector which is rotating with time, ठीक है। ओके सर, ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, या फिर कहिए आप टाइम के रेस्पेक्ट में इसको बना लिया। मैं एक वेक्टर लेके आता हूँ, ये जो मैं वेक्टर लेके आया हूँ इसकी लेंथ है वी नॉट, मतलब सर मैक्सिमम वैल्यू, आंसर यस, इसकी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। ये एग्जैक्टली सही जगह पर लोकेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ हद तक बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल, जहाँ पर पहुंचाना चाह रहा हूँ नहीं जा पा रहा, एनीवे ठीक है, ये इसके ओरिजिन पर है, ठीक है। मैंने एक वेक्टर को ड्रॉ किया है, रेड कलर का मैंने वेक्टर बनाया है, इसकी लेंथ कितनी है, तो आंसर है सर वी नॉट, इसकी लेंथ है वी नॉट, ठीक है। मतलब इसकी करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, किसी एक ही चीज को समझ लेते हैं हम, पहले मैं बस वोल्टेज की बात कर लेता हूँ, करंट को फिलहाल छोड़ देता हूँ, इट में भी करंट, इट में भी वोल्टेज, ठीक है। ओके सर, और ये वेक्टर जो रेड कलर का वेक्टर है ये रोटेट हो रहा है, यहाँ से ओरिजिन पर फिक्स है, एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, इधर की तरफ रोटेट होता है पूरा, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ रोटेट होता जा रहा है। अभी फिलहाल कितना एंगल है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, वही एंगल जिसके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके सर, अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसी वेक्टर की मैं प्रोजेक्शन देखूं, ये मैं मान लो इधर की तरफ वाई एक्सिस, इधर की तरफ मैंने मान ली एक्स एक्सिस, तो प्यारे बच्चे मुझे ये बताइए कि इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, इसको आपने ओमेगा टी कहिए या थीटा कहिए, जो भी है ओमेगा टी मानते हैं, ओमेगा टी आपने माना है इसका, तो इस एंगल पर जो हमारा एक्स एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन देखूं, तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना रहेगा, तो आप कहोगे वी नॉट कोस ओमेगा टी, है ना। बिल्कुल सर, इसको छोड़िए, इसको खारिज कीजिए, इसके हम बारे में बात करें, मैं बात करूं इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर वाई एक्सिस इस तरह से है, तो ये जो वाई एक्सिस है इस पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, यस और नो। वेक्टर जैसे जैसे रोटेट होगा, कुछ देर पहले अगर मैं ओमेगा टी टाइम, अगर टी की वैल्यू में 0 लूं, तो वेक्टर कहां पर हो गए, टी इक्वल टू 0 पर, तो आप कहोगे सर ये रेड कलर का जो वेक्टर है इक्वल टू 0 पर कहां किधर होगा, तो आप कहोगे सर इधर होगा, ये बिल्कुल इकड़े, अच्छी यहाँ स्टार्टिंग में खाऊंगा यहाँ सर, आके ना, बिल्कुल सही बात है सर, टी इक्वल टू 0 पर यहाँ होगा टी इक्वल टू 0, तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर अभी फिलहाल कितना है, एट अगर मैं टी इक्वल टू 0 पर बात करूं तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे वी नॉट साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 0। तो यहाँ पर भी देख लो इस वेक्टर की परछाई या प्रोजेक्शन वाई एक्सिस कितना फिलहाल जब ऐसा है, तो इधर से अगर आप टॉर्च टॉर्च से लाइट डालो, ये आप टॉर्च बना लो इधर कहीं, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी चीजें, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है।
इधर टॉर्च है तो इधर से लाइट डालोगे आप, तो इसके एरो के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट देखा, मतलब इसकी वैल्यू 0 दिखेगी। कुछ देर बाद आपका जो एरो है वो इधर बढ़ के चला जाएगा इधर यहाँ। ठीक है, सपोज करो मैं मान लेता हूँ ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पर। ठीक है, एट या ओमेगा टी ही लिख देता हूँ, ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पर, ये यहाँ तक 30 डिग्री पर रोटेट हो गया, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी वी की, तो आपको वी नोट साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब वी नोट बाई 2। तो इसकी परछाई देखिए प्यारा बच्चा, यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी वी नोट की पूरी लेंथ है, सपोज करो वी नोट रोटेट करता हुआ यहाँ तक आया इधर, तो उस पूरी लेंथ का आधा यहाँ तक लेंथ आ रही है। मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर बिल्कुल वही वैल्यू बता रहा है, क्योंकि ये वी नोट साइन ओमेगा टी ही है। जो प्रोजेक्शन है इसका, ये जो हमारा वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये वी नोट साइन ओमेगा टी ही है। तो प्यारे बच्चे, कुल मिला के बात ये है कि मैं एक फेजर से एक वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। आई कैन रिप्रेजेंट अ वेव फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फेजर। ये जो वैल्यूज हैं सारी, मैं सारी की सारी वैल्यूज साइन ओमेगा टी की जितनी भी वैल्यू होंगी टाइम को वेरी करते हुए, टाइम आगे बढ़ता रहेगा, ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, उन सब को वैल्यू को मैं वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस वेक्टर की जो परछाई है या फिर इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस विल बी माय आंसर। अगर 90 डिग्री से क्रॉस करके चला जाता है ये, अगर ये 90 डिग्री से क्रॉस करके चला जाता है, कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बनेगा आपको करूं, है ना, लगभग लगभग ऐसा कुछ। ऐसे कुछ सर्कल बन रहा होगा, बिल्कुल मास्टर जी, ऐसे सर्कल बन रहा होगा। यस सर जी। तो बालक कुछ देर बाद ये जब आपका इधर की तरफ आएगा, राइट की तरफ आता है अगर, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, तो क्या कहानी होगी सर, कुछ ऐसी यहाँ। तभी भी आप इसका जो प्रोजेक्शन है आपको वाई एक्सिस पर ही देखें, इसका प्रोजेक्शन जो है ये वाला हिस्सा आप देखें, ये वैल्यू बताएगा। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का आप देखो साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। जब यही एरो आपका घूमता हुआ, मतलब एरो इन द सेंस यही वेक्टर घूमता हुआ इस इसमें पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसकी परछाई भी कैसी होगी, नेगेटिव। वाई एक्सिस पर देखनी इसकी परछाई, इसका प्रोजेक्शन, अभी भी इसका जो प्रोजेक्शन होगा इट विल बी नेगेटिव। इसका प्रोजेक्शन कितना होगा अभी यहाँ पर, दिस वन, इतना होगा सर कुछ प्रोजेक्शन। समझ में आ गई। तो फेजर अगर आपसे पूछता है तो फेजर का जवाब आपको ये देना है सर, हम एक ऐसा फेजर एक फंक्शन है जिसमें हम वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। और कैसा वेक्टर, जो सिंपली हम वेक्टर पढ़ते हैं वो वेक्टर नहीं, इट इज क्वाइट ए डिफरेंट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन हर जगह बदल रही है। ठीक है, कभी आप सोचो बाकी जो नियम कायदे कानून है वेक्टर्स के, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारे सारे वो एप्लीकेबल हैं, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। ठीक है, बट ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो कि रोटेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम रोटेट हो रहा है। उसका जो प्रोजेक्शन है हम हैं, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है। यहाँ पर एसी के केस में हम वोल्टेज या करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी, इज दिस क्लियर और नॉट? कितनों को बात समझ में आ गई है? प्लीज रेज योर हैंड, एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए सर, कितनों को बात समझ में आ गई है आपके फेजर की, कि फेजर होता क्या है। ओके, ठीक, कुछ को समझ में आ गई है बात। ठीक है, इसमें से जो आपको लिखना हो, 1 मिनट में आपको देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। जो आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट योर क्वेश्चंस।
आप इसको चाहो तो ओके, एक बच्चे का मैसेज, सर एक बार और समझा। ओके सुनिए बेटा, आप इसको चाहो तो बड़े अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, इसी फिगर को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। कैसे सर? कर ऐसे सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड होता तो मैं आपको समझा देता, बोर्ड पर नहीं है और लाइट का इस तरह से मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा कि आप लोगों को समझा पाऊँ इस बात को। ठीक है, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। ओके, होल्ड ऑन। बच्चों ने पता नहीं किसी ने तुमने ना गाना सुना है अजीब सा, आप ही लोगों ने शायद शेयर किया था ग्रुप वगैरह में। नहीं सर, हमने तो कोई गाना शेयर नहीं किया सर। ओके, चिंटू है तू, मेरा पिंटू है तू। क्या बात है सर, क्या गाना है। मैं कोशिश करता हूँ आपको कंसेप्ट को समझा पाने की। मेरी तरफ देखिए, ये मैंने रोटेटिंग वेक्टर बना लिया है। इसको सर्कल जैसा नहीं दिख रहा, आई नो, बट थोड़ी देर के लिए अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल कीजिए और मान लीजिए सर्कल जैसा है। ठीक है, हो सकता है आपका दिल बिल्कुल भी गवाही ना दे इस बात की, लेकिन फिर भी दिल को बोलिए कि दिल तो बच्चा है जी, मान लीजिए सर्कल है। बहुत ही घटिया सर्कल है सर ये, अनडाउटेबली। और मैं शायद आपको यहाँ समझाना पाऊंगा, पर फिर भी आप एक चीज समझिए। हाँ, कुछ ऐसा देखिए, इस जरा पेन को देखिए, ये आपकी वोल्टेज जो है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वी नोट, उस लेंथ का वेक्टर है। जो पेन है इसको आप वेक्टर समझिए कुछ देर के लिए, और किस लेंथ का है? जो आपकी मैक्सिमम वोल्टेज या फिर मैक्सिमम करंट है, उसी लेंथ का वेक्टर है। ठीक है, ओके सर। अब जरा इसको इधर से देखिए अपनी तरफ से, आपको इसकी पूरी लेंथ दिखाई पड़ रही है अभी फिलहाल? फिलहाल पूरी लेंथ दिखाई पड़ रही है? यस सर। अब आपका जो वेक्टर है v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, उसकी वैल्यू सदा वी नोट नहीं, क्योंकि इट इज अल्टरनेटिंग करंट एसी है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब होता क्या है, जैसे जैसे ओमेगा टी बदलेगा, मतलब टाइम बदलेगा, मतलब ओमेगा टी बदल रहा है, ओमेगा फिक्स रहेगा बट ओमेगा टी जैसे जैसे टाइम बदलेगा तो ओमेगा टी ओवरऑल चेंज होगा। स्टार्टिंग में आपने टी इक्वल टू जीरो पर देखा उसको, टी इक्वल टू जीरो पर आपको देखा कि आपका जो मैग्नीट्यूड है किसका, वोल्टेज का, वो जीरो होगा। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन जीरो पे लेते जीरो, मतलब आपके जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उस मोमेंट पर कितनी है, जीरो। ठीक है, तो इसको इसको मैं इधर 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 से दिखाता हूँ आपको। अब मुझे बताइए, आपको जो वेक्टर है, बस आपको ब्लू कलर का हिस्सा देखना कितना दिखाई दे रहा है। अब ये पॉइंट साइज दिखाई पड़ रहा है आपको, कुछ ऐसी कहानी है v इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, आपको देखना कितनी बड़ी लेंथ दिखाई पड़ रही है वेक्टर की। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा ही है। ठीक है, ये रोटेट हो रहा है टाइम। तो अभी ये ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपको एक पॉइंट साइज दिखाई पड़ रहा है, मतलब पॉइंट मतलब जीरो है इसके। टाइम के साथ ये रोटेट हुआ, टाइम के साथ रोटेट हुआ। अब ओमेगा टी की कुछ देर बाद वैल्यू हो गई 30 डिग्री, 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब आपकी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वैल्यू की 1/2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम वैल्यू आपकी इतनी है तो इसका आधा होना चाहिए। ये ओमेगा टी रोटेट हो गया। अब ब्लू कलर की जो लेंथ है, मैं इसको परछाई की फॉर्म में दिखाता, लेकिन लाइट काफी ज्यादा है पर परछाई की तरह नहीं दिखता हम लोग। अब पेन की जो लेंथ है, आपको ब्लू कलर का हिस्सा केवल इतना सा दिख रहा है, दिस मच। हाँ कि ना, दिस मच। इसको परछाई की फॉर्म में देखते तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता, इतना सा हिस्सा दिख रहा है। इतनी लेंथ मानी चलिए, आपको दिख रही है इतनी लेंथ, मतलब इट इज ऑलमोस्ट हाफ द लेंथ ऑफ वी नॉट। वी नॉट की लेंथ हाफ है। इसको और टाइम के साथ ये रोटेट हुआ, टाइम के साथ रोटेट हुआ, फिर पहुंच गया 60 डिग्री पर, मतलब √3/2, जिसके लिए तो 0.86। तो मैक्सिमम वैल्यू की अभी आपको पूरा पेन पूरी लेंथ महसूस नहीं हो रही है, पेन की पूरी लेंथ महसूस नहीं हो रही है, यस सर नो?
बिल्कुल सर। तो आपको 0.86 टाइम लगभग उसका दिखेगा जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और एंगल बढ़ा ओमेगा टी की वैल्यू में 90 डिग्री। अब आपको पेन की पूरी लेंथ दिखाई पड़ रही है, ब्लू कलर का हिस्सा पूरा का पूरा दिखाई पड़ रहा है। इसको आप परछाई पर देखते, इसके आप अगर टॉर्च थ्रो लाइट थ्रो करते हो और परछाई पर देखते हो, तो अब आपको इत्तू से जब पेन दिखता है तो मतलब इत्तू सी लेंथ आपको इसको इत्तू सी शैडो बनती। शैडो मतलब प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस मतलब ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आप देखोगे सर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी 90 डिग्री। यहाँ पर आपको इसकी जो शेडो होगा पूरी कंप्लीट बनेगी बी नॉट के बराबर। मतलब जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, तब आपको जो वेक्टर की लेंथ पूरी की पूरी दिखाई पड़ेगी। ये इसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पूरा का पूरा दिखाई पड़ेगा। तो हमारी जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही हमें ये वेक्टर, अब देखो फिर से आपको लाइन छोटा दिखाई पड़ेगा, इतू से दिखाई पड़ रहा है, इतनी सी लेंथ में आ गया, और करोगे इतू से लेंथ में आ गया सर, इतू इतना छोटा सा, इतने से हिस्से में और छोटा करोगे तो सर इतू सा हो गया, इतू सा, और पॉइंट दिखाई पड़ेगा बस, पॉइंट। इवन दो एक्चुअली इट इज अ फुल वेक्टर वी नॉट के बराबर है, लेकिन हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हमें इसका प्रोजेक्शन देखना है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि सर, और इसी तरह फिर आगे बढ़ाओगे एंगल को, फिर नेगेटिव इतू सा और नेगेटिव नीचे की तरफ पॉइंट है इसका, और बढ़ाओगे नेगेटिव, और ज्यादा एंगल बढ़ेगा, और यहाँ पर जब आपका एल जो है एग्जैक्टली 3/2 या फिर 270 डिग्री हो जाएगा, तो आपको दिखा बिल्कुल पूरा वेक्टर दिखाई पड़ रहा है नीचे की तरफ। और आपको पता है साइन 270 की वैल्यू -1 होती है 230 डिग्री की। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पर फिर आपको कंप्लीट वो दिखाई पड़ रहा है, फिर आगे बढ़ेगा नेगेटिव दिखाई देगा, लेकिन साइज छोटा हो जाएगा, होता 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 फिर 360 पर फिर से 0। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही है कि जितनी हमें वेव फॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही थी, उसको मैं एक रोटेटिंग वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है उससे मैं देख सकता हूँ। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर नाउ? हेलो, क्लियर है ना? अभी बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो कुछ ऐसी कहानी है इस तरह से आपका, और बालक एसएचएम जैसा एसएचएम होता है, या फिर ये जो आपका फेजर है, आपके दिमाग में एक बार क्लिक होना चाहिए कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि हमारी जो वेव फॉर्म है, बार बार हम बनाते ऐसे हैं, एक्चुअल में वेव फॉर्म में हो क्या रहा है वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि इमेजिनेशन होनी चाहिए। वेव फॉर्म ऐसे तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ बना रहे हैं, कहीं नहीं भाग रही है वेव ऐसी इस तरह से। वेव फॉर्म जो है हम जो उसका फंक्शन बना रहे हैं, थोड़ा सा सोचे एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है, हमने जो एसी कर्व की जो हम बात कर रहे हैं, या फिर मोर स्पेसिफिकली एसी करंट या वोल्टेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस जगह पर एक्चुअल में हो ये रहा है बालक, करंट का जो मैग्नीट्यूड है या फिर वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, सडनली विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो आपका जो करंट है वो उस जगह पर इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ऐसी कुछ कहानी हो रही है, इस तरह फ्लक्चुएट हो रहा है। उसको जब आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप टाइम को रोक नहीं सकते हो, वी कैन नॉट स्टॉप द टाइम, दैट्स व्हाई हमें कर्व इस तरह का दिखाना पड़ता है। पर सच्चाई क्या है, बच्चों के दिमाग में आता है कि अच्छा ऐसे चलती है वेव, तो मैंने कल भी समझाया था एसी ऐसे नहीं चलते उछल कूद करके, ठीक है, खो खो नहीं खेल रही है एसी, ठीक है। हो क्या रहा है उसमें, उसको जो मैग्नीट्यूड है, करंट का मैग्नीट्यूड या फिर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 0 होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ती हुई मैक्सिमम, फिर वापस घटेगी 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 0 हो जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगी वोल्टेज, फिर 0 होगी, फिर बढ़ेगी इधर, इस तरह से आपकी वोल्टेज चल रही है। यही कहानी करंट की है। आपके जो चार्जेस हैं एक तरफ एक डायरेक्शन बढ़ेंगे, स्पीड उनकी बढ़ेगी, फिर घट स्पीड बढ़ेगी मैक्सिमम पर जाएगी, फिर एक मोमेंट के रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। तो आपका चार्ज जो आगे की तरफ भागे, ठीक है, एक एक लिमिट पर पहुंचे, फिर वापस चढ़ लेंगे। समझ में आ रही है चार्ज की कहानी क्या हो रही है? भाई चार्ज भागे, बहुत तेज से भागे, ठीक है, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, फिर रुकेंगे, रुके फिर वापस आएंगे, फिर करंट नेगेटिव, चार्ज की कहानी से ऐसे करंट आपका बढ़ेगा, 0 होगा, फिर नेगेटिव। समझ में आ रही है कैसा फ्लक्चुएट कर रहा है? ठीक है सर, टू चुप चुप चुप, ऐसे आपका करंट वेरी कर रहा है, दिमाग से वो निकाल दो, वेव फॉर्म ऐसी होती है। बिल्कुल एसएचएम की भी कहानी एक्चुअली ऐसी है। एसएचएम में भी आपका जब पार्टिकल एक जगह पर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत दूरी पर गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर दूरी पर गया, फिर मीन, ऐसी कुछ कहानी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है। आइए बेटा वापस आते हैं फेजर के ऊपर। मेरे ख्याल से फेजर की कहानी आप सबको समझ में आया कि एक्चुअली फेजर में हो क्या रहा है। तो फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, एक टूल है हमारे पास, एक मेथड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हम वेव फॉर्म को थोड़ा सा आसान से समझने के लिए, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस।
आइए वापस आते हैं। तो ये है फेजर की कहानी, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम काफी डिफिकल्ट जो वेव फॉर्म है ड्रॉ करनी पड़ती हैं, या फिर अगर कोई दो वेव फॉर्म है उनके बीच में एंगल समझ में नहीं आ रहा कितना निकलेगा क्या निकलेगा, हम बार बार उसको ग्राफ ड्रॉ करके इस वेव को ड्रॉ कर करके हम चीजों को कैलकुलेट करना हमारे लिए क्वाइट डिफिकल्ट। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, आसान फॉर्म है, ये ग्राफिकल मेथड होगा दोनों से ही सही, गलत नहीं होगा, लेकिन चीजों को आसान करता है। एज अ स्टूडेंट और भी ज्यादा चीजों को सिंप्लीफाई करेगा, बट बच्चों के साथ गड़बड़ ये होती है, ये उनको लगता है डिफिकल्ट, पता नहीं फेजर कहाँ से आ गया, तो इसको समझ, इसको ठीक से समझ नहीं पाता, ये हो नहीं पाता, तो बस्ती कहीं की नहीं कहानी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बालक। ओके सर जी, ये है तो कहानी फेजर की। अब बात करेंगे हम, एक एक सर्किट लेंगे हम, एक एक सर्किट लेंगे। अब हमारी जो इनपुट है, अब तक हमारी इनपुट होती थी डीसी, इससे पहले चैप्टर तक, या फिर मैं कहूँ ईएमआई में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो चुका था एसी का। एसी हम कैसे जनरेट करते हैं वो बात आपको समझ में आ गई थी, बिल्कुल एसी ऐसे ही जनरेट होती है। एसी की इक्वेशन जो होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी आती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कैसे होती है। फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है और एरिया उसके अंदर कोई कोइल सर्कुलर हो, चाहे आपकी रेक्टेंगुलर कोइल हो, कोई रोटेट कर रही हो, तो उसका एरिया भी फिक्स होता है। लेकिन उनके बीच का एंगल अगर चेंज हो रहा है, अगर रोटेट हो रहा है आपका कोइल उसके अंदर, तो बेटा बी डॉट ए को आप लिख सकते हो बी ए कोस ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर से, अगर वो रोटेट हो रही है। उसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो बी आपका कांस्टेंट, ए आपका कांस्टेंट, वहां से मिल जाता है आपका साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, वो जो वैल्यू है आपकी, उसी को हम मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं वी नॉट। एक बार फिर से मैं उसको आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये आपका जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इधर कॉपी में देख लो। हमारा फ्लक्स होता है सर बी डॉट ए। अगर आपकी कोइल कोई रोटेट कर रही है जनरेटर के अंदर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया उस कोइल का फिक्स है, एरिया एक बार डिजाइन कर दिया फिर चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक बार डिजाइन कर दिया फिर चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन कभी कभार करा ले जाता है, अदरवाइज नहीं करते हैं। एक बार डिजाइन कर दिया जनरेटर की ये है, इस तरह के पोल होंगे, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। आपकी जो कोइल है उसके ऊपर जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको आर्मेचर बोलते हैं बाय द वे। तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ बी ए कोस ओमेगा टी, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती है हमारे फैराडे बाबा के हिसाब से, तो इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, जिसको यहाँ पर अगर कोस को इंटीग्रेट करें तो हम डिफरेंशिएट करें तो हमारा माइनस साइन ओमेगा टी आता है, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो बी ए ओमेगा कहिए, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन ओमेगा के चक्कर में फिलहाल नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके सर जी, तो ये बी ए ओमेगा जो है, बी ए ओमेगा यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ई कहिए इसको, वी कहिए, जो आपको कहना है। आपके कुछ कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, उसी को हम यहाँ पर बात करें। यही आपकी एसी है जो कि टाइम के साथ वेरी हो रही है। और एसी करंट कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में नहीं चलता रहेगा। डीसी की तरह, डीसी में करंट एक तरफ, जवानों आगे बढ़ेगा, बस आगे बढ़, बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, जवानों 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे चलते रहेंगे, किसमें, एसी के केस में, ठीक है। इसीलिए इसीलिए प्यारा बच्चा, जब कभी भी आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, शायद इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उसको फिनोमिना को, कि हम उस किसी लिक्विड के अंदर करंट वगैरह फ्लो करा के वो मेटल वगैरह का डिपोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इज दिस द करेक्ट वर्ड? हेलो 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 हेलो। मेटल का या किस मेटल का डिपोजिशन ऑन सर्टेन इलेक्ट्रोड, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही बोलते हैं, क्या मैं सही हूं? एनीबॉडी? नो आइडिया सर, नो आइडिया, ठीक है। तो इस तरह का फिनोमेना जो करते हैं उसमें कोई डीसी ही इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको किसी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है तो आपको डीसी ही चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है तो आपको डीसी ही चाहिए। लेकिन ये आ गई है कहानी एसी की, ठीक है बालक। इसकी डायरेक्शन हर एक कुछ कुछ मोमेंट के बाद हर टाइम बदलती रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा, इसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी एक एक साइकिल के बाद, आधे आधे साइकिल के बाद, ठीक है। अब हम सर्किट लेते हैं वन बाय वन। हमें, अगर मैं एक रेजिस्टेंस लूं और एक इंडक्टर लूं, हमने पिछले चैप्टर में वहां पर वोल्टेज, अगर आपका स्विच ऑन करते हो, देखिए पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपने रेजिस्टेंस लिया सर्किट में और एक आपका इंडक्टर लिया, आर और एल सर्किट लिया, ठीक है। उसमें मैंने डीसी दी थी, एक बैटरी लगाई थी, डीसी थी वो, मतलब उसकी यूनिडायरेक्शनल करंट है, उसका उसका जो आपका जो वोल्टेज सोर्स होता है ई या वी, उसकी फिक्स वैल्यू होती थी, वो चेंज नहीं होती थी। और उसमें हमने देखा था कब, जब ट्रांजिशन रहती थी, ट्रांजिशन की स्टेट हमने देखी कि अच्छा करंट इस तरह से बढ़ रहा है।
I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टू। ये किसकी कहानी थी? जब आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे डीसी को। और ये कहानी कितनी देर तक थी? बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल की होती थी सर, जब तक वो स्टेडी स्टेट पर नहीं पहुंचता। स्टेडी स्टेट आने के बाद देयर इज नो पॉइंट, उसका कोई रोल नहीं है इंडक्टर। इंडक्टर की कहानी खत्म। इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। कुछ देर बाद इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। क्यों सर? करंट चेंज होना बंद, इंडक्टर की कहानी खत्म। इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कब तक होता है? पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर में अंदर कब तक होता है सर? जब तक देयर इज अ चेंज इन करंट। पोटेंशियल ड्रॉप कितना, पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी। तो प्यारे बच्चे, जब डीसी में आप जस्ट स्विच आप कनेक्ट कर रहे हो, विद इन मिली सेकंड कहानी खत्म। ये जो हमने ग्राफ बनाए थे एक्सपोनेंशियल और इनवर्स एक्सपोनेंशियल, ये सारी कहानी कब तक थी? मिली सेकंड्स के लिए, एक सेकंड के लिए मान लो, कुछ चंद सेकंड की कहानी थी। जैसे ही करंट फिक्स हुआ, डेड, उसका कोई मतलब नहीं इंडक्टर का। इसी तरह जब आपने कैपेसिटर चैप्टर पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा होगा, उस टाइम आपने आरसी सर्किट पढ़ा होगा। तो उस केस में आपका क्या होता है? जैसे आप स्विच ऑन करोगे, अपने अक्रॉस वो वोल्टेज चेंज नहीं होने देता। कौन? कैपेसिटर। ठीक है। इंडक्टर क्या करता है? अपने अक्रॉस करंट को चेंज नहीं होने देता। कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और चार्ज की वजह से फ्लो नहीं करने देता करंट को, उसको रोकता है। ठीक है। ओके सर, जैसे स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करते इंडक्टर में क्या होता है सर? इट एक्ट एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, जैसे कि आप स्विच ऑन करोगे तो बालक उस टाइम पर आपका कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि जब करंट उसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट नहीं हुए तो वो चार्ज को अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करके एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। चार्ज मतलब रोटेट हो जाता है कुल मिलाकर टी इक्वल टू जीरो पर। ये थोड़ा अजीब है सोचने में, अगर आप इस चीज को सोचिए कभी दिमाग लगा करके, और इनके आंसर शायद आप लोगों को पता भी हो कुछ बच्चों को। अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेट होती हैं, उनके बीच में एक स्पेस होता है, उसके बावजूद आपका चार्ज फ्लो हो जाता है। कमाल की बात देखिए, उसके बावजूद सर्किट कंप्लीट होता है, चार्ज फ्लो हो जाता है। दिस इज स्पेस, दिस इज स्पेस बिटवीन हियर एंड हियर। कैसे? ये आप लोगों को चीजें पता होंगी। मैक्सवेल बाबा ने डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट दिया था वो यहीं पर आकर दिया था। ठीक है, कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से यहाँ करंट चार्ज आपका कैसे जा रहा है, इधर से पूरा फ्लो कैसे हो रहा है। एनीवे ये भी डिस्कस बातें नहीं है। तो प्यारे बच्चे, ये डीसी के, आपका डीसी जब इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप कैपेसिटर इस्तेमाल करो, जैसे ही स्विच ऑन किया आपने, तो जो आपका कैपेसिटर है इट विल बिहेव एज क्लोज सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट, तुरंत आपका चार्ज फ्लो हो जाए। लेकिन विद इन सेकंड और विद इन मिली सेकंड जैसे ही चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा दोनों प्लेट्स पर कैपेसिटर की, अब यहाँ पर पॉजिटिव इकट्ठा, सपोज करो करंट इधर से आया था तो यहाँ पर पॉजिटिव इकट्ठा होगा, यहाँ पर नेगेटिव, तो कुछ देर बाद इतना चार्ज बिल्ट हो जाएगा इसके ऊपर कि अब ये करंट का बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने देगा। तो कुछ देर बाद इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। मतलब कुल मिला के, अगर आप अपनी सर्किटरी में एक कैपेसिटर को इस्तेमाल कर रहे हो जो कि डीसी सर्किटरी, आप स्विच ऑन कर दीजिए, विद इन मिली सेकंड या सेकंड, जब तक उसका टाइम कांस्टेंट और वो सब झगड़ा है, जब तक वो स्टेडी स्टेट में आता तब तक आपका करंट आएगा, हुआ उसका आपका करंट नहीं आएगा, आपका इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। आपने बल्ब लगा दिया, सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया, बल्ब विल नॉट वर्क एट ऑल। बल्ब की कहानी खत्म, वो ग्लो नहीं करेगा। वहीं दूसरे केस में अगर आप इंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है, अगर आप इंडक्टर लगा देते हैं तो क्या होगा? आप चोक कोयल जो होती है हमारी, पीछे ट्यूबलाइट दिख रही होगी, होती है इनके अंदर चोक कोयल होती है, उनका इस्तेमाल होता है। चोक कोयल में क्या होता है? एक बड़ा सा इंडक्टर लगाया जाता है। रीजन था उसका केवल और केवल रेजिस्टेंस वाला पार्ट काम करे। ये तो एसी के ऊपर ऑपरेट होती है, इसमें कोई तो इंडक्टर आपका काम करता ही है। लेकिन जैसे स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो इंडक्टर वो क्या करता है? सडनली करंट को चेंज नहीं होने देता, करंट को धीरे धीरे बिल्ट होने देता, सडनली चेंज होने देता। तो इसको सडनली बहुत ज्यादा करंट पास ना हो, इसलिए आपका जो इंडक्टर है चौक कोयल में वो लगाया जाता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट पास ना हो। और भी बहुत सारी जगह है, हम मोटर जो स्टार्ट करते हैं, 3 फेज इंडक्शन जो मोटर होते हैं, वहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं इंडक्टर का, जिससे कि एकदम से बहुत ज्यादा करंट पास ना हो, नहीं तो आपका जो है मोटर खराब हो सकता है। मोटर खराब हो सकता है, इसलिए हम या तो स्टार्टर लगाते हैं, उसमें धीरे धीरे करंट को बिल्ड करते हैं, या फिर हम इंडक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है। ओके सर जी। तो बालक दोनों ही केस में अगर आपने इंडक्टर लगाया सर्किट में, स्विच ऑन किया, शुरुआत में तो इंडक्टर अपना काम करेगा, विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड इंडक्टर की कहानी खत्म। इंडक्टर का होना ना होना बराबर, इंडक्टर नहीं भी होता तो भी वही बात थी, इंडक्टर है तो भी वही बात है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, आपका बल्ब ग्लो होगा। दूसरे केस में आपने बल्ब में कैपेसिटर लगा तो आपका बल्ब ग्लो नहीं ही नहीं होगा। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से कुछ हद तक आपको बात समझ में आ गई है।
ठीक। अब हम अभी तक जो पिछली कहानी थी, जितने भी हम वो जो करंट वगैरह के एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते थे, आई नोट इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी और टी बाई टो, या फिर आई इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टो, डिक्रीजिंग डीके ऑफ करंट या फिर ग्रोथ ऑफ करंट, दोनों इक्वेशन जो हम डराइव करते थे उनके बारे में हमने स्टडी का क्वेश्चन किए थे। वो कब की कहानी थी? जब हम डीसी पर इस्तेमाल करते थे, और ट्रांजिशन स्टेट की सारी कहानी थी। उस एक सेकंड की कहानी थी जिसमें जब तक वो झगड़ा चल रहा उनका। अब हम सर्किट को, बाकी सर्किटरी एज इट इज, पर हम जो हिस्सा है उसका, जो इनपुट पावर वाला हिस्सा है, यानी वोल्टेज का जो सोर्स है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, डीसी से हम लेके आ रहे हैं एसी। जिसकी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिंपली फ्रीक्वेंसी कहें तो 1/t होती है, ओमेगा 2π/t होता है। आइए समझते हैं, पहली सर्किटरी समझेंगे। ये बात बच्चों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो पिछले 5 मिनट मैंने आपको बताई है, क्योंकि बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्वेश्चन कुछ भी आया, अच्छा आई इक्वल टू आई नोट ये लगता है। अरे प्यारे बच्चे, आपको समझ में होनी चाहिए, वो जो कहानी थी वो डीसी की कहानी है, ये कहानी आपकी एसी की कहानी है। उन्हीं आरएल सर्किट पर, उसी आरएल सर्किट या फिर आरसी सर्किट या फिर आरएलसी सर्किट पर अब मैं डीसी इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अब हम एसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं इनपुट पर वोल्टेज जो है डीसी ना देकर के, आपके बैटरी जो घर पर रखी रहती है इन्वर्टर के पीछे, वो इनपुट दे रहे थे अभी तक पिछले चैप्टर तक। लेकिन अब हम फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड, हम घर पर जो सप्लाई बाहर से आती है खंबे से, जो आप वायर ऐसे चोरी कर लेते हो लाइट की, नहीं सर मैं नहीं करता, मम्मी कहती है मेरे से करने को, ठीक है तो वो जो चोरी करते हो आप लाइट, या फिर आप ईमानदारी से लाइट इस्तेमाल करते हो, उसी लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, वो एसी है। अब मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट में उसको दे रहा हूँ, समझ जाइए। इंडिया में 230, लगभग 230 वोल्ट हमारी वैल्यू होती है। और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूँ, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की या वोल्टेज की, वो लगभग 320-330 के आसपास रहती है, 320 के आसपास रहती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो। बाकी आरएमएस वैल्यू लगभग लगभग आपकी 230 के आसपास रहती है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है। आप कभी जाकर इन्वर्टर में जाकर देख भी सकते हैं कि अच्छा कितनी वोल्टेज आ रही है, तो आपको दिखाएगा 220, 230, 240, 250, 250 तो नहीं दिखाएगा। इक्विपमेंट थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हैं, अप डाउन थोड़ा इसी तरह से डिजाइन करें, 10-20% इधर उधर वो ऑपरेट कर सकें प्रॉपर्ली, ठीक है बालक। इन्वर्टर हो या फिर स्टेबलाइजर हो, अगर लाइट आपके यहाँ प्रॉपर आती है तो आप जाकर के देख सकते हैं, लगभग वोल्टेज जो आती है 220-230 के आसपास, 230 प्लस माइनस 10% आप मान लीजिए, ये आपको दिखाती है। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज होगी। करंट सर, करंट ऐसा फिक्स नहीं होता, करंट डिपेंड करता है। इक्विपमेंट, पूरे घर के जितने भी इक्विपमेंट है सारे पैरेलल में होते हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। घर के सारे इक्विपमेंट, हाउस होल्ड के जितने भी इक्विपमेंट है सारे के सारे सेम वोल्ट पर होते हैं। रीजन उसका आप लोग जानते हैं कि अगर एक एक चीज को स्विच ऑफ कर रहे हैं तो वही स्विच ऑफ हो, बाकी सब ना हो। सीरीज में लगा दोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, एक को स्विच ऑफ किया सारी की सारी चीजें बंद हो गई, ठीक है। तो सारे पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल में होने की वजह से सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है। सबके अक्रॉस वोल्टेज 230 या 220 के आसपास, 230 मान के चल रहा हूं मैं, 230 वोल्टेज आपके सारे इक्विपमेंट के अक्रॉस 230 वोल्टेज होती है। चाहे आपको छोटा सा चार्जर हो, बड़ा सा फ्रिज हो, गीजर हो, कुछ भी हो जाए आपका इक्विपमेंट, वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम रहेगी। सब पावर सबके अलग अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि सबके अक्रॉस जो करंट है, वो करंट जो खाते हैं, वो करंट सबका अलग अलग रहेगा। एक छोटा सा चार्जर है या फिर छोटा सा 3 वाट का बल्ब है, तो वहां पर करंट के लिए बहुत ही छोटी, कितनी छोटी सर, 3 को डिवाइड कर दो 230 से, लगभग लगभग एक आपको एक रफ वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा इतना करंट खाता है, तो आंसर है यस, ठीक है। वहीं उसी जगह पर देखो, आपको कोई टीवी, फ्रिज या कोई भी हैवी मशीन है आपकी, जो कि कई किलोवाट की है, मे भी हो सकती है। कुछ कुछ जो इन्वर्टर होते हैं वो भी किलो मतलब एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कुछ कुछ टीवी जो पुराने टाइम पर आते थे ना, बड़े से टीवी, पीछे से उनको कुबड़ सा निकला हुआ होता था। यस सर, अब तो एलईडी आने लगे हैं, ठीक है। तो वो जो कूब वाले टीवी होते थे, ठीक है, बड़ी सी कमर रहती थी पीछे तक, है ना। तो उन टीवी की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा हाई आपका पावर कंज्यूम करते थे, 750, 500, और साइज पे डिपेंड करता था। 1-1 किलोवाट मतलब 1000 वाट तक भी होते थे। जबकि अब जो आने लगे हैं, काफी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करने लगे हैं, 200, 100 वाट, 100 वाट वगैरह। आपके फैन भी इसी तरह, सारी चीजों को हम रिड्यूस, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कम से कम मिनिमम पावर कंज्यूम करें। इसी के साथ आते हैं हम आरएल सर्किट के ऊपर। अब ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि भैया हम पहले क्या कर रहे थे और हम क्या करने जा रहे हैं। ओके सर, कितना बोलते सर आप? नॉन स्टॉप। ओके, हाँ जी। तो हेडिंग लगाते हैं आरएल सर्किट।
किसकी बात कर रहे हैं? एसी की। रिपीट, आरएल सर्किट। आरएल, आर मतलब रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर, एक आपका इंडक्टर होगा। पहले होल्ड ऑन, पहले प्योर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, आरएल पे नहीं आते थे। केवल प्योर रेजिस्टर इस्तेमाल करें, सबसे आसान सी कहानी। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्यों स्टडी कर रहे हैं सर हम? बेटा स्टडी इसलिए कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं, हमारा फेज की कहानी है यहाँ पर, मतलब ओमेगा टी कुछ एंगल है। ठीक है, तो हम वो देखना चाह रहे हैं कि साइन और कोस, ये साइन या फिर आपका करंट और वोल्टेज, मोर स्पेसिफिकली कहूं, करंट और वोल्टेज क्या ये कैसे कैसे चल रहे हैं। मतलब सर इनका जो एंगल है, मैंने कहा कि वोल्टेज अगर मैं इनपुट में वी नोट साइन ओमेगा टी देता हूं, तो क्या जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ये भी आई नोट साइन ओमेगा टी रहेगा, या ओमेगा टी में कुछ प्लस माइनस का हेर फेर रहेगा, या कहीं कुछ और चेंज होगी। इसलिए हम इस सर्किट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला सर्किट है मेरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, केवल इसके अंदर एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, पुचुक पुचुक पुं पुं पुच। और एसी का जो सिंबल होता है प्यारा बच्चा, वो आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें साइन कोस इस तरह से कुछ बना दिए एस टाइप सा। ठीक है, ओके सर। अभी कैसे चलता है करंट, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। आधा साइकिल, आधा साइकिल में करंट भाई साहब किधर जाएंगे, इधर, अगले आधे साइकिल में वापस, फिर अगले आधे साइकिल में आगे फिर पीछे, ऐसी कुछ कहानी होती है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस आर है। सपोज करो मैं मान लेता हूँ, मैंने जो इनपुट वोल्टेज दी है वो ऐसी है कुछ, वी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरी इनपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है। ठीक, ओके सर। तो प्यारा बच्चा, यस सर, आपका जो फॉर्मूला है ना ओम बाबा का, ओम्स लॉ का, यस सर जी, क्या वो सारी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल हैं प्रॉपर जैसी होती थी? तो आंसर है नहीं सर, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आपको बदली बदली से नजर आएंगी। ठीक है, ओके सर जी। तो क्या क्या बदली बदली चीजें आएंगी उनको जरा वन बाय वन हम समझते चले जाएंगे साथ साथ। जनरली जो हमें पता है वो क्या होता है सर, वी इक्वल टू आई आर होता है ओम बाबा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पटकते हैं वैल्यू को, वी इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितनी है सर, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इक्वल टू करंट, मुझे नहीं पता, मैं सिंपली आई कह रहा हूं अभी इसको, इंटू आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर कोई एनर्जी वगैरह स्टोरिंग एलिमेंट कुछ एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये घर का सबसे नालायक बच्चा है, मतलब शरारती बच्चा है थोड़ा सा। ये रेजिस्टेंस वगैरह, ये एनर्जी वगैरह स्टोर नहीं करता है। ना ही इसकी इक्वेशन में कुछ इस तरह का कि इसका अक्रॉस जो वोल्टेज होती है जैसी करंट से रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दो, हम तो जी ऐसे ही, ऐसी कुछ कहानी है, हमें जैसा खाना मिल जाए हम वैसा खा लेते हैं, वैसे बर्बाद कर देते हैं। रेजिस्टेंस की कहानी कुछ ऐसी है। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा प्यारे बच्चे? तो आंसर है सर वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। किया जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो मतलब करंट को मैं कह सकता हूँ वी नॉट अपॉन आर, इसको मैं बोल दूं मैक्सिमम करंट होगी भाई, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो बोल सकता हूँ मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। यस सर, इसमें ओमेगा टी में कुछ प्लस माइनस फाइव वगैरह कुछ नहीं रहा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई सर, जो आपकी जैसी आप अप्लाई करोगे वोल्टेज, जैसी इसको वोल्टेज इनपुट में दोगे, ठीक है, यस सर, जिस फेज में आपकी वोल्टेज होगी उसी फेज में आपका करंट भी है। मतलब जब आपकी वोल्टेज मैक्सिमम होगी आपका करंट भी तभी मैक्सिमम होगा। इसमें कोई स्टोरिंग वगैरह कोई चक्कर ही नहीं, एनर्जी वगैरह स्टोर नहीं करता है। क्या मतलब है सर? अभी समझते हैं इसका मतलब क्या है। हम इसका जरा फेजर डायग्राम और वो ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम एज वेल एज वेव फॉर्म, दोनों ड्रॉ करते हैं इसकी, तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आएगी। पक्का ना सर? बिल्कुल पक्का। अगर मैं कहूं कि सर इसका जरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। कहाँ लेके जा रही है सर उसको, गरीब को कहाँ लेके जा रही है? कहीं नहीं लेके जा रही। ठीक, सपोज करो ये आपका, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि वी नोट, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उसी लेंथ का वेक्टर बनाइए। तो मैं यहाँ पर वेक्टर बना लेता हूँ। ये सपोज करो मैं किसी भी एक रैंडम टाइम पर बना लेता हूँ जहां पर एंगल आपका ओमेगा टी है। तो वेक्टर सपोज करो ये आपका वोल्टेज का वेक्टर कुछ ऐसा। ठीक है जी, यस सर जी, ये आपका वोल्टेज वेक्टर कुछ ऐसा। तो इस टाइम पर अगर मैं पूछूं वोल्टेज अगर यहाँ पर है, ये क्या है, इसकी लेंथ कितनी है एक्चुअल में सर? आपका होगा सर वी नोट।
ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर वो बताएगा मुझे v की वैल्यू क्या है। v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी वाला है। कितनी दूरी पर है, तो आपका होगा सर ओमेगा टी दूरी। ये आपका वेक्टर है किसका, आपका वोल्टेज अगर यहाँ पर है फेजर में, फेजर की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं, अगर वोल्टेज आपके यहाँ है तो इस टाइम पर करंट कहाँ होगा, रेजिस्टेंस के अंदर। और केवल सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है तो आपका इस टाइम पर करंट कहाँ होगा, तो आपका होगा सर करंट भी एग्जैक्टली देखो यहाँ पर एंगल यहीं पर होगा, ओमेगा टी ही दूरी पर होगा, ओमेगा टी दूरी पर ही होगा। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो आपका सपोज करो, मैं फिलहाल के लिए फॉर दी ईज मैं मान लेता हूं प्यारा बच्चा कि हमारा जो करंट है वो वी नॉट अपॉन आर, और वी नॉट आर अपॉन आर की वैल्यू सपोज करो, मैं थोड़ी देर के लिए छोटी है, नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं सर, रेजिस्टेंस जो है एक से बड़ा है, 2 3 4 5 कुछ भी, तो वी नॉट अपॉन आर की वैल्यू वी नॉट से छोटी है। ठीक है, मान सकते हैं बड़ी भी हो सकती है, रेजिस्टेंस छोटा होगा तो 1 से छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में बालक रेजिस्टेंस को आप कहां ड्रॉ करेंगे, सॉरी करंट को, करंट किधर होगा, इधर से, यहाँ। दोनों को देख पा रहे हैं आप, मेरे ख्याल से देख पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी है। आपका करंट ग्रीन वाले भाई साहब आपके करंट है, ठीक है, ये रहे आपके करंट भाई साहब आई नोट, और वोल्टेज दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है खाली, तो आपका करंट एंड वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज, एक फेज में रहेगा, उनका जो एंगल है वो बिल्कुल एक साथ है। हम इस पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका इंडक्टर और कैपेसिटर में आकर ये चीजें बदलने वाली है। तो मैं यहां से कह सकता हूं वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ठीक है, सेम फेज का मतलब ये है प्यारा बच्चा, जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वोल्ट दूसरी टाइम पर वोल्टेज की एंड वाइस वर्सा। जब वोल्टेज जीरो रहेगा तो करंट भी उस टाइम पर जीरो रहेगा, वोल्टेज मिनिमम रहेगा तो करंट भी आपका मिनिमम रहेगा। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में स्टोरी शायद ऐसी ना हो, वहां पर चीजें बदल जाएं। वेव फॉर्म देखना चाहें तो वेव फॉर्म भी हम देख सकते हैं कि कैसी होंगी वेव फॉर्म। ये लीजिए इधर वेव फॉर्म कुछ देखिए, डायग्राम थोड़ा मुझसे फ्री हैंड से इमेज राइट आप जानते हो, ड्राइंग है सर माशाल्लाह बहुत ही घटिया है सर। ठीक है, पुचुक ये पुचुक एंड पुचुक, और ये सपोज करो वोल्टेज की वेव फॉर्म थी। ठीक है, आप लोग अपना ठीक से ड्रॉ करना वोल्टेज। तो करंट की वेव फॉर्म कैसी होगी सर जी, करंट की वेव फॉर्म कुछ ऐसी, इससे थोड़ी कम मान लेते हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो इससे कम मान लेते हैं, कुछ ऐसी हो सकती है। लेकिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है जब आपका करंट वोल्टेज जीरो है तभी करंट जीरो है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ग्रीन रेड वाला आपका वोल्ट करंट माना है हमने, और ये वाला आपका वोल्टेज माना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कहानी होगी, बोथ विल बी इन द सेम फेज, और इसमें इससे ज्यादा बताने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर हम 220 वोल्ट करंट फ्लो हो रही है क्यों बोलते हैं, जबकि करंट की यूनिट नहीं बेटा, 220 वोल्ट करंट नहीं बोलते हैं बेटा, नहीं, अगर कोई बोलता है तो लैंग्वेज गलत है, वो 220 वोल्ट होता है, करंट आपका एम्पियर में ही मेजर होता है, वो गलत है अगर कोई इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, इसमें जो भी आपको लिखने की इच्छा हो आप इसे लिख सकते हैं, डायग्राम को समझ में आ ही गए हैं। ठीक है, ओके सर जी। अगर आपसे कोई पूछता है इन इक्वेशन के हिसाब से कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, तो आप कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस रहेगी। ठीक है जी, ठीक है, 1 2 3 पुचुक, 1 2 3 पुचुक। मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो लिखना था वो लिख लिया होगा। ठीक है, और एक और खास बात, यहाँ पर जो वोल्टेज आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर मैंने ओमेगा की वैल्यू सपोज करो, इंडिया में जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 होती है, नॉट ओमेगा, फ्रीक्वेंसी 50 होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 पाई एफ होता है, 100 पाई हो जाएगी। ओके सर, अगर मैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ना इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा दूं, एसी कभी स्टेडी स्टेट पर कैसे आ सकता है, अगर आप कह रहे हो कि करंट या वोल्टेज की वैल्यू फिक्स, तो आंसर नहीं, कभी नहीं होगी। ठीक है, हर टाइम बदलती रहती है। ठीक है, तो बच्चे का डाउट है कि सर एसी जो आपकी स्टेडी स्टेट में कैसे आ सकती है, स्टेडी स्टेट कुछ नहीं है इसकी, स्टेडी स्टेट हर टाइम चेंज बदलती रहेगी।
अच्छा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, मैं कोई रजिस्टर इस्तेमाल, मेरा कोई रजिस्टर लगा हुआ है इसमें, ये चिंटू रजिस्टर, यस सर, इसकी वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज लेके आऊँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदल दूं, अगर मैं 50 की जगह 60 हर्ट्ज इस्तेमाल करूं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी? नहीं सर। रो इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है सर रो एल ओवर ए। क्या ये कहीं भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है? दूर दूर तक आंसर है नहीं सर, कहीं पर भी डिपेंडेंट नहीं है फ्रीक्वेंसी पर। तो आप कह सकते हो आप इसका जो रेजिस्टेंस है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, ओके सर। अब बात करेंगे बालक, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सर्किट की तरफ, जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर हम दोनों को साथ में लेंगे। या फिर इससे पहले हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम केवल इंडक्टर लेते हैं, उसके बाद आएंगे दोनों को मिक्स पर। ये आपने मेरे ख्याल से सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट आगे तरफ। अब मैं इस्तेमाल करूंगा प्योर इंडक्टिव सर्किट। you will draw pure inductive circuit. Second is pure inductive circuit. ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा आपका, केवल और केवल हम लोग इसमें इंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंडक्टर इस्तेमाल करेंगे तो सर्किट डायग्राम हमारा कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। इंडक्टर का सिंबल ये है, सपोज करो इसका इंडक्टेंस एल है, और यहां पर हमारा एसी हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है बालक, हम एसी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ ऐसी कहानी इसकी। ठीक है चिंस पिंस पिंस, बिल्कुल ठीक है सर। आइए मैं मान के चलता हूँ कि जो वोल्टेज आपकी इस बार वी से डिनोट किया ना हमने वोल्टेज, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपने वोल्टेज दी है। कुछ कुछ बुक्स में ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है, उससे आपको कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोनों चीजों में। इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी चाहिए, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, जो भी आपको दिया। ठीक है, ओके सर। तो बालक हमें पता है एक इंडक्टर का क्रॉस, अब यहाँ पर करंट तो बदल रहा है सर, यस नो, वोल्टेज चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली करंट बदल रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो वोल्टेज, जितनी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, पूरी की पूरी वोल्टेज किसका क्रॉस, इंडक्टर का क्रॉस होगी, जैसे पिछले केस में हुआ था। जितनी भी आपने इस केस को आप, अगर आप ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं तो पिछले वाले केस को आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज, ये जो मैंने अप्लाई किया है बालक, इसको आप ये भी समझ सकते हैं केवीएल अप्लाई किया है मैंने, केवीएल अप्लाई किया वैसे समझ सकते हो भाई, जितनी वोल्टेज यहाँ पर है पूरी पूरी इसका क्रॉस अप्लाई कर दी। ठीक है, ये रही वोल्टेज, ये इसके अप्लाई कर दी इसका क्रॉस, इसको आप केवीएल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर होगा केवल की तरह ही सोचें आप इसको। तो यहाँ पर फिर से मैं केवल लगाऊं, अगर मैं, तो अगर मैं यहाँ पर केवल लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे रिजल्ट, सर रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेंगे केवीएल अप्लाई करने पर, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, कि भाई एक लूप में टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होता है जीरो होता है। यहाँ पर वोल्टेज कितना, या फिर कह सकते हो जितना वोल्टेज इसका क्रॉस है वही वोल्टेज इसका क्रॉस पहुंच जाएगा। जो मैं यहाँ से कह सकता हूँ वी विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यही होता है हाँ कि ना। और यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है हर जगह जगह पर, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी बोल सकता हूँ। मुझे अब करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट कैसा होगा मेरा। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, यस सर जी, यहां से मैं कह सकता हूँ v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इस डी टी को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं, और एल को चाहो तो डिवाइड में ले जाओ, चाहे तो वहीं पर रखो, आपकी मर्जी है। इसको इंटीग्रेट कर दूं, राइट साइड होगा मेरा डी आई, और इसको इंटीग्रेट कर दूं, मुझे तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां से आपके करंट की वैल्यू विल कम आउट टू बी, इट विल कम आउट टू बी, ठीक है, यहां से आपके करंट, यानी करंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल, तो आप कॉमन ले सकते हो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको, माइनस का कोस ओमेगा टी, और डिवाइड में चला जाएगा ओमेगा। ठीक है, और माइनस का सिंबल भी रहेगा सर, ऐसी कुछ कहानी होगी। बिल्कुल सर, या फिर मैं कह सकता हूँ करंट विल बी इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। ये मेरा आ गई वैल्यू किसकी, करंट की वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है चिंस पिंस पिंस, हाँ सर बिल्कुल। इस कोस ओमेगा टी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ऐसा आई इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। इस कोस को मैं क्या, मैं लिखना चाहता हूँ इसको साइन के टर्म्स में, तो मैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। 90 माइनस ओमेगा टी बोल सकता हूँ मैं इसको, 90 माइनस थीटा क्या, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। माइनस को अंदर भेज देता हूँ मैं,
तो करंट विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा टी पॉजिटिव माइनस पाई बाय 2, साइन साइन आपका ओमेगा टी हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये एक ओड फंक्शन होता है, माइनस पाई बाय 2, साइन इज अ ओड फंक्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने जो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा किया है, आप 90 प्लस थीटा भी तो कर सकते थे सर, है ना। साइन 90 प्लस थीटा भी तो सर कोस थीटा ही होता है, आपने माइनस ही क्यों लिया। तो इसका आंसर ये है बालक, एट द एंड मुझे ना कोशिश ये करनी है, कोशिश मुझे ये करनी है, मेरा जो पोटेंशियल है या वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो अप्लाई की है मेरी सोर्स वोल्टेज जो है वी नॉट वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, मतलब ओमेगा का टर्म्स मुझे कोशिश ये करना है पॉजिटिव रहे, चीजों को आसान समझ लो, जिससे मैं ओमेगा टी को रेफरेंस बना सकूं, उसके प्लस माइनस पाई बाय 2 कर सकूं। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इंस्टेड ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। तो बालक यहां से मुझे वैल्यू मिल गई कुछ ऐसी। यहाँ से एक बात साफ साफ आपको ध्यान से देखने को मिल रही होगी, देखने को ये मिल रहा होगा बालक आपको कि यहाँ से करंट जो है आपका, करंट जो है 90 डिग्री पीछे है इससे, जो आपने वोल्टेज अप्लाई की थी उसके कंपैरिजन में आपका करंट पीछे है। वोल्टेज कितनी थी सर, वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आपका करंट कितना है, करंट सर ये आपका 90 डिग्री पीछे है। इसको मैं इधर डाल देता हूँ, ठीक है जी। करंट आपको देखने को मिल रहा है ओमेगा टी, फेज की बात कर रहा हूं मैं, सिंपली अगर मैं फेज के बारे में बात करूं तो आपको करंट जो है थोड़ा सा आपको पीछे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, आपने वोल्टेज अप्लाई की थी, ये सर वोल्टेज थी सर हमारी, ये दिस वाज आवर वोल्टेज, ठीक है। लेकिन करंट की वैल्यू ओमेगा नॉट एल, इसी को मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मान लेता हूँ। मुझे यहाँ से करंट क्या मिल रहा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, ये मिल रहा है मुझे आपके करंट की वैल्यू। कुल मिलाकर के बात ये है, करंट आपका लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे है, करंट इज लैगिंग इन केस ऑफ इंडक्टर। याद रहे, जब भी आपके सर्किट में इंडक्टर की वैल्यू या तो प्योर इंडक्टर है या फिर रेजिस्टेंस और इंडक्टर भी है, क्योंकि हमने देखा रेजिस्टेंस के केस में क्या था, वोल्टेज और करंट साथ साथ में चलते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कहानी कैसी है, आपका जो वोल्टेज है वो आगे चलेगा, करंट पीछे चलेगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमारी एक सोसाइटी को दिखा रहा है एक तरह से। क्या बात कर रहे हैं, हाँ ये हमारी पुरानी सोसाइटी को दिखा रहा है। होता क्या था पहले, हस्बैंड वाइफ, या अभी भी शायद होता हो हमारी मम्मी पापा के टाइम पर, तो होता जनरली ऐसा होता था कि जो इधर मोर स्पेसिफिकली कहूँ मैं, हरियाणा और इन सारे पंजाब वगैरह स्टेट में, तो मतलब जैसे घर से कहीं जा रहे हैं घूम जाने के लिए, तो हस्बैंड वाइफ साथ साथ नहीं जाते थे, हस्बैंड 4 कदम आगे वाइफ पीछे पीछे, तो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए करंट यहाँ पर वाइफ है और ये हमारे वोल्टेज जो है आपके हस्बैंड है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, 90 डिग्री दूर दूर है कुछ, ऐसा सोच सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। और भी पता नहीं कितना गंदा गंदा सोच सकते हो आप, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप सोच सकते हैं, लेकिन ना ध्यान रखना है वोल्टेज के आपके इंडक्टर के केस में आप ऐसा सोच सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर इंडक्टर में करंट आपका आगे रहता है पीछे रहता है, बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, तो आप ऐसा सोचिए वोल्टेज तो जहां भी है, करंट को ऐसे घूम घूम करना पड़ेगा इंडक्टर में, बहुत बेचारा पीछे छूट जाएगा यहाँ तक, ऐसा सोच सकते हो। ये इसका कोई मतलब कोई फिजिक्स ऐसा कोई लेन देन नहीं, मैंने तो बस याद करने के लिए बताया। करंट को ऐसे घूम घूम के आना पड़ेगा, वोल्टेज तो हो गया अप्लाई, यस सर वोल्टेज को स्विच ऑन किया एकदम अप्लाई हो गया, लेकिन करंट को आ रहा हूं मैं, जा रहा हूँ जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, आज घूमते 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 घूम घूम जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, करंट रह जाएगा पीछे, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ, चिंचू मिंचू पिंचू, यस सर जी, तो फेजर डायग्राम कैसा होगा सर, बहुत अच्छा होगा, हाँ अच्छा तो रहेगा। तो कुछ फेजर होगा हमारा इस तरह से, ठीक है, यस सर जी। आपकी वोल्टेज मैं किसी भी एंगल पर दिखा देता हूँ, ये लो यहाँ पर सपोज करो आपने वोल्टेज दिखा दी सर येलो कलर के, इससे आप ड्रॉ ना करें अच्छा रहेगा सर, ठीक है बेटा, ठीक है। ये आपका सपोज करो वोल्टेज है, लेट इट बी दिस इज वोल्टेज, ओमेगा टी एंगल पर है यहाँ से। तो इसी टाइम पर आपका जो करंट रहेगा वो कहाँ है सर, 90 डिग्री पीछे है। आपके एंगल कैसे चलते हैं, एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो इससे 90 डिग्री पीछे,
90 डिग्री पीछे कहां पर रहेगा सर? इकड़े, इकड़े रहेगा सर, इकड़े, इकड़े, इकड़े। समझ आ गई बात? थोड़ा सा छोटा बना देते हैं इसको, 90 डिग्री पीछे, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, जहां भी वोल्टेज रहेगी, जहां भी आपकी वोल्टेज रहेगी, आपके करंट भाई साहब उनसे 90 डिग्री पीछे रहेंगे, लैग करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका 90 डिग्री एंगल। ऐसी कुछ फेजर की कहानी है। ठीक है, वोल्टेज यहां पर चले जाएंगे भाई साहब इधर, तो आपका करंट आपका इधर रहेगा। जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, और टाइम के साथ दोनों एक साथ। अब सुनिए, इनके बीच में, इनके बीच का एंगल नहीं बदलेगा टाइम के साथ। कभी आप सोचो कि टाइम के साथ इनके बीच का एंगल बदलेगा? नहीं बालक, इनके बीच का एंगल नहीं बदलने वाला। ये 90 डिग्री पर ऐसे हैं, कुछ देर बाद दोनों यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ, 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 टाइम के साथ रोटेट हो रहे हैं, बट एंगल ऑलवेज भी ये इससे 90 डिग्री पीछे रहेगा। ऐसा नहीं कि टाइम बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया तो आपका जो है इनके बीच का डिस्टेंस घूमते घूमते इसको दोनों साथ में, नहीं, कभी नहीं। इनके बीच का जो एंगल ऐसा है, दोनों ऐसे रोटेट करते रहे। ठीक है, बीच में 90 डिग्री ही एंगल बना रहे हैं। 90 डिग्री पीछे लैग ही रहेगा। करंट घूम घूम के आना पड़ता है उसको स्प्रिंग के अंदर से, इंडक्टर के अंदर, उसको पीछे थोड़ा लेट हो जाते हैं भाई साहब। तो इसलिए आपका जो करंट है, इट विल बी लैग बिहाइंड बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर में एग्जैक्टली 90 रहेगा, बाकी में सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं क्या कहानी। ठीक है, हाँ जी, बोलिए बेटा, किसी बच्चे को डाउट हो तो। अनिकेत, वुड लाइक टू से समथिंग? आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं, यू कैन, आप मैसेज मैसेज कर सकते हैं बेटा, आप मैसेज कर दीजिए जो भी डाउट है। ठीक है चिंस पिंस पिंस, मेरे ख्याल से बात समझ में। एक और बात, यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है, इस जरा इसको देखिए, जो मैंने सर्कल किया है आपको यहाँ पर, वी नोट अपॉन ओमेगा एन मिला है। वी नोट अपॉन ओमेगा, देखिए साइन जो होता है, साइन तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, और हमें पता है रेशियो यूनिटलेस होते हैं, है ना, इनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि यूनिटलेस होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं है। यहाँ से वी नोट अपॉन ओमेगा, इसकी यूनिट एग्जैक्टली वही होगी जो करंट की होगी। इसमें यही आपको आई नोट बता रहा है। आई नोट आपने इसी को लिखा, यस सर। तो हमें पता है भाई, ओम बाबा ने क्या कहा था, तो करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये है, ये जो क्वांटिटी है ओमेगा, इसकी जो यूनिट रहेगी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी रहेगी जैसे रेजिस्टेंस की होती है। ये आपका ओम में ही मेजर होगा, ओम। लेकिन अब सर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा चीजों में। क्या डिफरेंस आएगा सर? डिफरेंस ये आ जाएगा, अभी तक जो रजिस्टर की वजह से जो रुकावट होती थी उसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो रुकावट है ये किसकी वजह से है सर? इंडक्टर और फ्रीक्वेंसी की वजह से। ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस सर। तो इस रुकावट को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। वी विल यूज अ न्यू टर्म, रिएक्टेंस। और ये किसकी वजह से? इंडक्टर की वजह से। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम इस तरह से भी डिनोट कर लेते हैं। किस तरह से सर? इस ओमेगा एल को हम बोलेंगे एक्सएल, एक्स बना के कैपिटल छोटा सा एल बना दीजिए, इसको हम बोलेंगे रिएक्टिव इंडक्टेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी? ओम में ही मेजर होंगे, और एक्सएल इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? ओमेगा एल। ठीक है, ओके सर। तो ये जो रुकावट है, ये जो रुकावट है ओमेगा, ये करंट की वैल्यू को घटा रहा है। भाई जो करंट की वैल्यू है, इट विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, यस और नो? एसी में कभी इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह हम नहीं कर सकते, नहीं बेटा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा एसी में। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, वी नॉट आपका जो एक्सएल है वो इक्वल टू होगा ओमेगा। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये रुकावट है एक तरह की। लेकिन पिछले केस में आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता था फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन इस केस में जो रुकावट है इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी छिपी हुई है। आप ओमेगा को 2πf लिखते हो तो 2πf और इंटू एल। ठीक है प्यारा बच्चा, तो यहाँ पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रुकावट और बढ़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी और रुकावट बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है प्यारे चिंस पिंस, यस सर जी। तो ये ओमेगा, इसको आप नया टर्म आपको मिल गया, रिएक्टिव, आपका रिएक्टिव इंडक्टेंस, और एक्सएल से आप डिनोट कर सकते हैं, इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, अगर मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहूँ, इसी ग्राफ की अगर मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहूँ, अभी जो हमने केस पढ़ा है यहाँ पर 90 डिग्री से लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग, लैगिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री। कंफ्यूजन के लिए ना हो इसलिए आप याद रख लेना
क्या याद रखेंगे कि करंट को घूम घूम के आना पड़ता है उस कोयल में, तो उसके बेचारा लेट हो जाता है, थोड़ा रास्ता लंबा है ना, गोल गोल घूम घूम के आना पड़ता है उसको। तो ऐसे याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा, लैग कर रहा है। ठीक है प्यारा बच्चा, मेरे ख्याल से यस मास्टर जी। ओके, अब मुझे ड्रॉ करनी है इसकी वेव फॉर्म। वेव फॉर्म के फॉर्म में इसको मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ कि सर जी ये वेव फॉर्म का कैसा होगा। तो वोल्टेज की तो वेव फॉर्म जैसी आपको ड्रॉ कर की थी पिछले केस में, वैसे ही ड्रॉ कीजिए। ये लो प्यारा बच्चा, वोल्टेज आपका रेड कलर से ड्रॉ कर लें, ब्लैक से कर लें। वोल्टेज आपकी पुचुक 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 जी जी पू। ये हमारी नई टीचर हैं, सुना है बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा बेटा अच्छा, चलिए ठीक है। करंट की वैल्यू, बच्चों को यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं पीछे है करंट जो है, ये तो वोल्टेज की कहानी होगी, वोल्टेज होगी तो करंट पीछे है, तो बच्चे सोचते हैं अच्छा तो यहाँ से चल रहा हो कहीं। प्लीज ऐसी गड़बड़ ना करें, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। जब आपको ये कंफ्यूजन हो ना आपको कि जो वेव फॉर्म हुई करंट की, वो यहाँ से स्टार्ट होगी या यहाँ से स्टार्ट होगी, पॉइंट ए से होगी या पॉइंट बी से होगी, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के ऐसा समझिए, ऐसा समझिए जो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ये सुबह है आपके उठने की, ठीक है। जो आपका करंट है वो लेट उठता है सो करके, ठीक है बेटा बालक, करंट जो है लेट उठता है, पीछे है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है, देर से उठता है। तो जब आपकी वोल्टेज सो करके उठ चुकी है, यहाँ पर इसकी सुबह हो गई है, भोर हो गई है, ठीक है सुबह हो गई, तो तब करंट भाई साहब अभी नींद घोड़े बेच के सोए हुए हैं। जब वोल्टेज की क्या हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी, तब जाके उठेंगे, अब यहाँ से उठेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह चलेंगे, जब इनकी शाम हो रही होगी तो भाई साहब के लिए दोपहर हो रही होगी। समझ आई बात। तो करंट की वेवफॉर्म कैसी रहेगी, ऐसी कुछ। आप कंफ्यूजन ना करें यार, आगे पीछे कैसे कैसे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, इस तरह सोचेंगे तो आप चीजों। ठीक है, रेड वाली आपकी वोल्टेज है, किसकी, सॉरी करंट की वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म फॉर करंट। ठीक है, आप इधर और पीछे की तरफ लेके जाओ तो क्या होगा, यहाँ पर जब सुबह हो चुकी है वोल्टेज की, तो करंट भाई साहब अभी इनकी आधी रात चल रही है, घोड़े बीच के गांजा फूंक के सोए हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। कैसी बातें करते सर। ठीक बालक, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। तो इस तरह की वेवफॉर्म रहेगी, कौन सी पीछे है, देखने में ऐसा लगता है बच्चों अच्छा करंट आगे है यार, नहीं प्यारा बच्चा करंट पीछे है, ध्यान से समझिए इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ तक की जो कहानी मैंने आपको बताई है, इसको आपको जो भी इसमें ड्रॉ करना हो लिखना हो आप इसको लिख सकते हैं। ये पेज पर नहीं आ पाई है तो इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा किसी तरह से, कैसे कर सकते हैं, कहीं कोई जगह तो बची नहीं है सर। ओके, इसको उठा करके थोड़ा नीचे रख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एडजस्ट कर लो जितना भी हो सकता है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर लगभग लगभग वेव फॉर्म को छोड़ के बाकी सब आ गया है। वेव फॉर्म को भी मैं ऊपर उठा के रख सकता हूँ। चिंटू है तू, मेरा पिंटू है तू। सर आप मुझे कह रहे हैं कि हाँ बेटा, सर मैं हूँ आपका चिंटू मिंटू। हाँ बेटा आप ही। या मेरी आंखों का पिंटू है तू। चलिए, हाँ सर, कितना घटिया गाते सर आप, कैसी प्रैक्टिस बच्चा। ओके ग्रेट, अब शायद एक पेज पर हम सेट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ मैं। यस, फाइनली। ठीक है, इसको फोटो लेना है, इसको फाटो साटो लेना है, ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं आप यहाँ पर। ओके ग्रेट, डन। 1 2 3 पुचुक, 1 2 3 पुचुक। ओके, बढ़ते हम, अब बढ़ते हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरफ। प्योर कैपेसिटिव सर्किट बताने के लिए मैं इनको सीधा बता सकता था, इनके डेरिवेशन मुझे कराने नहीं चाहिए थे, पर मुझे कहीं ना कहीं अंदर से सब फील आता है इन बच्चों का ऐसे थोड़ा वीक है। अगर, अच्छा बेटा अभिराम, बताता हूँ तुम्हें, लेजिट। बच्चा पूछ रहा है गांजा क्या है, बता। बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ, रुको जरा। ठीक है, जितने सीधे तुम बनते हो। चलिए अब बात करते हैं, तीसरा केस ले लेते हैं हम। तीसरे केस में हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट की।
टॉकिंग अबाउट प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब अब आपका केवल और केवल सर्किट में आपका कैपेसिटेंस रहने वाला है। अब यहाँ पर इंडक्टर की कहानी होती है खत्म। बाय द वे पिछले केस में अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं पिछले केस में आपसे कहूँ, हाँ सर कहिए, कि आपके जो ये क्या बोलते हैं, आपका जो एक्सएल है इसकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी ओमेगा के साथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है इधर इधर इकड़े, अगर मैं कहूँ आपका जो एक्सएल है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो ओमेगा के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर इस केस में। रेजिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के केस में, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा या एफ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो एक्सएल है उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। यस सर जी, ठीक है चिंट्स। ओके चिंटू मिंटू एंड पिंटू। यस सर, अब बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। मतलब सर्किट में केवल आपका कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस आपका कुछ इस तरह का होता है, कुछ कुछ जगह पर एक टाइप सी और दूसरी तरफ इस तरह बना लेते हैं, पर हम ऐसे ही बनाएंगे सिंपली। ठीक है, ओके सर। वोल्टेज जो है, वोल्टेज हम मान लेते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमने वोल्टेज दे दी है। इसका कैपेसिटेंस खुद का C है। ठीक है प्यारा बच्चा? यस सर जी बिल्कुल ठीक है। तो बालक हमें पता है कैपेसिटर के लिए क्या इक्वेशन होती है सर, Q इक्वल टू सी वी होती है ना। ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से, कैपेसिटेंस आपको अच्छे से आता होगा। Q इक्वल टू होता है सी वी। यहां से मैं बोल सकता हूँ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो करंट को कहोगे सर डी क्यू बाई डी टी होता है। कैपेसिटेंस तो आपका टाइम वगैरह पे डिपेंड करता नहीं, कैपेसिटेंस को बाहर कर लेते हैं, डीवी बाई डी टी हो जाए। ठीक है बिल्कुल सर। तो वोल्टेज को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिल जाएगी करंट के लिए सी इंटू वोल्टेज का डिफरेंशिएशन वी नॉट ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा इधर कहीं। ठीक है बच्चा? बिल्कुल सर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इक्वल टू, अब मैं इस वी नॉट अपॉन इस सी डब्ल्यू या डब्ल्यू सी को सबसे नीचे ले आता हूँ, वन अपॉन ओमेगा सी, डब्ल्यू में ओमेगा, वन अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ इस तरह से इसको। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ उसी फॉर्म में, यानी कि कुछ ना कुछ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस टाइप फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आया कोस ओमेगा टी। ठीक है, मैंने कहा था आप ओमेगा टी को पॉजिटिव रखिए, तो मैं इसको फिर से साइन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, मैं इसको साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इक्वल टू, इसको मैं आई नॉट बोल दूंगा, किसको, वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी को आई नॉट बोल दिया मैंने, और कोस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ मैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 लिख सकता हूँ मैं। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। यहाँ पर आपके प्लस वगैरह माइनस का कोई ऑप्शन भी नहीं था, पाई बाई 2 मैंने आपको बताया, ओमेगा को आप पॉजिटिव रख के सोचिए, अब गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से मुझे फाइनली यहाँ पर ये बात समझ में आ गई मुझे कि भाई हमारा जो करंट है वो कैसा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर लीड कर रहा है। करंट इज लीडिंग, करंट आपका लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को, कितना, 90 डिग्री। ठीक है बालक? और दूसरी बात यहां से हमें देखने के लिए मिला, जिस तरह से हमारा वहां पर एक्सेल होता था जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, इस तरह से जो हमारा यहाँ पर जो रिएक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस जैसा होगा, वो क्या है यहाँ पर है वन अपॉन ओमेगा सी, जिसको हम बोलेंगे एक्सएल, वी विल कॉल इट एक्सएल, सॉरी एक्ससी। इसको हम बोलेंगे रिएक्टिव, या आपका इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको हम बोल सकते हैं। कैपेसिटेंस की ये रुकावट है, कितनी होगी यहाँ पर एक्सी की वैल्यू, तो आंसर है वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रुकावट है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस होती है रुकावट, बिल्कुल इसी तरह की रुकावट है। ठीक है बच्चा जी? बच्चा जी, इतनी रेस्पेक्ट बच्चों को सर मत दो, लायक नहीं इसके। ओके चिंच सर जी, इस बार सर पहले से तैयारी के साथ चले हैं, छोटा छोटा लिख करके, है ना? हाँ ओके। अब जरा इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमें ये तो बात समझ में आ ही गई है कि सर इसके फेजर में कुछ कहानी कुछ ऐसी होगी, ऐसी कुछ ऐसी। आपका वोल्टेज जहां पर भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज को इधर हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है ओमेगा टी एंगल पर, और आपका
करंट आपका 90 डिग्री आगे है इससे, इस बार करंट 90 डिग्री आगे है, मतलब लेफ्ट की तरफ ना होकर के राइट की तरफ, आगे की तरफ एंगल बढ़ा दीजिए। ओमेगा टी यहाँ से यहाँ तक है आपका, अगर ओमेगा टी यहाँ से, तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री आगे, ठीक है, 90 डिग्री आगे रहेंगे सर, इधर कहीं लग रहा है 90 डिग्री सर, बिल्कुल सर 90 डिग्री। करंट की वैल्यू आप छोटी बड़ी जैसे आपको बनाने का मन बना सकते हैं, ठीक है चिंट्स। यस सर, बात समझ में आ गई सर जी, ठीक है। तो ये हमारा रेड कलर का करंट हो गया है और हमारा ब्लैक कलर का ये वोल्टेज है, ये 90 डिग्री से लीड कर रहे हैं भाई साहब, करंट इस बार, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं वेव फॉर्म पर, तो वेव फॉर्म पर कुछ ऐसे होंगे भाई साहब, कैसे होंगे सर भाई साहब, वेव फॉर्म पर भाई साहब कुछ ऐसे होंगे, ये हमारी वोल्टेज, ठीक है, और ये हमारे भाई साहब करंट 90 डिग्री पीछे हैं, सॉरी 90 डिग्री आगे हैं, इस बार 90 डिग्री आगे हैं, ये 90 डिग्री है। तो प्यारे बच्चे क्या कहानी हो रही, फिर वोल्टेज अगर ऐसी इससे पहले 100 करके उठ जाएंगे, तो इधर पहले, इधर यहाँ पे 100 के उठ चुके होंगे, ठीक है, यहाँ ठीक है, जहाँ इसकी वैल्यू इधर, ठीक है, ऐसी कुछ कहानी हो रही है, यहाँ पर थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया, ऐसा कुछ, ठीक है। करंट आपका लीड कर रहा है, इस केस में क्या होगा, करंट विल लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बाय करंट यहाँ पर लीड करेगा, ठीक है। फेज में आपका करंट लीड कर रहा होगा, आपका वोल्टेज लैग कर रहा होगा, आपका लीड और लैग में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लैग मतलब पीछे छुप जाना, लीड मतलब आगे बढ़ना। आप दौड़ते हो तो स्कूल में आप दौड़ते होंगे 100 मीटर 200 मीटर, वहां पर करते था कि इसमें लीड दे दी उसको, लीड पे है, आगे भाग रहा हो, ठीक। तीसरी बात, आपका जो इंडक्टिव सॉरी आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी, इसकी वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, तो आंसर है सर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है सर, कुछ इस तरह से, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। तो ग्राफ इसका कैसा रहेगा, तो आप कहोगे सर ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, यार ये हैंग हो जाता है कभी कभी, लो पेज ड्रॉ करने दोगे हमें, ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। बिल्कुल सर, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, कैपेसिटेंस या इसकी जो रुकावट है वो घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, ओमेगा या एफ कहिए, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, ये जो इसकी रुकावट है वो घटती चली जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो रुकावट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। इस पेज पर से जो भी आपको लिखने की इच्छा हो उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्किट की तरफ। अब हम सर्किट को करेंगे मिक्स, रेजिस्टेंस के साथ 1 बाय 1 इनको मिक्स करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बिल्कुल बेसिक लग रहा हो कि नहीं सर इन सब की जरूरत क्या है, ऐसा हो सकता है, पर मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर हमारा इसे काफी ज्यादा वीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है। ओके सर, 1 2 3 पुचुक, 1 2 3 पुचुक। और एक बात और यहाँ से समझ लीजिए, क्या सर, आपका जो कैपेसिटर है या सर्किट में जिसमें कैपेसिटर होगा, या प्योर कैपेसिटिव भी कैसे बोल सकते हो, अगर, हाँ सर, अगर मैं कहूं एक मैं पर्टिकुलर ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी दे दूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे दूं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, मैंने एक सर्किट डिजाइन किया, उसके अंदर मैंने आपका कैपेसिटर लगा दिया, मैंने एक सर्किट डिजाइन किया उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है सर। तो एक्सी की क्या कहानी होगी, अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले उसमें टर्म्स आ रहे हैं, वोल्टेज जो है, कुछ वोल्टेज जो है वो अजीब सी आ रही है, सपोज करो लाइटनिंग हो गई,
ठीक है, या बहुत सारी वोल्टेज है, उसमें से मुझे एक कुछ वोल्टेज, सर्टेन वोल्टेज चूज करनी है और ज्यादा चूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं कहूं इसमें क्या होगा, तो बालक अगर जो ओमेगा की वैल्यू जो हायर वैल्यू होंगी उनके लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, कम तो होती चल जाएगी यार। एक्स से जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/ओमेगा के। जो जहां ओमेगा बहुत ज्यादा होगा वहां एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, रुकावट बहुत कम होगी। ठीक है, तो मेरे पास सपोज करो बहुत सारी वोल्टेज है, 200-300 वोल्टेज है। मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ना इनमें से केवल वो वोल्टेज दे दो जो 230 वोल्ट से नीचे है, कम वाली दे दो और सब जाने दो। उसके कोरस्पॉन्डिंग सपोज करो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट रहती है। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा मैं इस तरह से सेट कर लूंगा इसको कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट पर सेट कर ली। यस सर। तो अब क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा नोट से ऊपर आएंगी, बड़ी आएंगी, उनके लिए एक्स की वैल्यू बहुत छोटी सी हो जाएगी। सपोज करो को वोल्टेज है 2000, 3000, 4000, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी, बहुत छोटी, रुकावट ना के बराबर, तो आपका क्या है, पास हो जाएंगी। जो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, सपोज करो कोई फ्रीक्वेंसी है 230 से ऊपर, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या, छोटी सी। 230 से ऊपर कोई भी हो, 240 हो, 500 हो, 600 हो, 1000, 2000, 5000, 10000, कुछ भी हो, जो भी आपकी उसके कोरस्पॉन्डिंग ओमेगा नोट है, उससे जितनी भी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उनके लिए जो रुकावट है वो घटती चल जाएगी, आराम से पास हो जाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो हायर फ्रीक्वेंसी है उनको पास कर सकते हैं, इसीलिए इस कैपेसिटिव सर्किट से आप हाई पास फिल्टर बना सकते हैं। वाह सर वाह, क्या बात है, हाई पास फिल्टर, हायर फ्रीक्वेंसी को ये पास कर देगा। We can build a high pass filter by using the concept of XC equal to 1/ओमेगा C, या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट इस्तेमाल करके हम हाई पास फिल्टर बना सकते हैं। Whereas in case of इंडक्टेंस या प्योर इंडक्टिव सर्किट, वहां पर XL इक्वल टू कितना होता है सर, ओमेगा L होता है। अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करूं, मैंने कहा कि मुझे फ्रीक्वेंसी जो है इससे कम फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर उनको अवॉइड करो, कुछ भी हमारी डिमांड हो सकती है। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर उससे ऊपर की, या तो उससे नीचे की चाहिए, उससे ऊपर की, जैसे भी आपके डिपेंड करता है कैसे भी डिमांड हो सकती है। तो वहां पर हमें पता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा होता है, जितनी छोटी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रुकावट कम। तो छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी को आराम से पास करें, रुकावट नहीं है उनके लिए, ना के बराबर रुकावट है, तो उसको हम बोल सकते हैं लो पास फिल्टर। ठीक है, याद रखने के लिए लो पास फिल्टर एल एक्सएल, एल इंडक्टर, याद आया, एल एल एल। यस सर। हाई पास फिल्टर, इसको आप याद रख लीजिए, कैपेसिटर होता है। गेटिंग पॉइंट, इंडक्टर को आप लो पास फिल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कैपेसिटर को हाई पास फिल्टर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई प्यारा बच्चा? इसको वी कैन यूज एज अ लो पास फिल्टर, एलपीएफ। एलपीएफ बोल देता है कभी कभी एग्जाम में लिख देता है एलपीएफ, मतलब इसका है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, प्योर इंडक्टिव सर्किट को, और दूसरा कैपेसिटिव सर्किट को। ऐसा नहीं कि प्योर ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मिक्स भी रहेगा तो भी चल जाएगा चीजें। ठीक है चिंस्पेंस, ओके सर जी। आपका ये लीजिए, इसमें से जो भी आपको लिखना है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है कि किसके कैसे हम इसको हाई पास फिल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर जी। छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, मे बी ऐसा कितनों को लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा बेसिक होगा, इतना बेसिक नहीं पढ़ाना था। एक बार हैंड रेज करना कि सर इतने बेसिक की जरूरत नहीं, कि बिल्कुल इट्स कंप्लीटली ओके, आप मुझे बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक आई विल टेक नेक्स्ट क्लास अकॉर्डिंगली। आप मुझे बताइए प्लीज। अरे फील फ्री, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों को मैसेज आए थे कि सर थोड़ा सा डिफिकल्टी है इसमें, समझ में नहीं आता कि क्या हो जाता है, घूम जाती है चीजें। और कोई है जिसको लग रहा हो? चलिए एक बच्चा है अभिराम, और कोई, एनीबॉडी? और किसी को नहीं लग रहा? ऑल गुड मतलब? हाँ सर ऑल गुड ही है, ठीक है, जितने चैप्टर कर रहे हैं ठीक से कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ क्या? ठीक है सर चलेगा, ओके। तो टाइम हो चला है आज का हमारा, तो मैं सोच रहा था आपको एक क्वेश्चन, चलिए मैं एक काम करूंगा, मैं शायद असाइनमेंट पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए क्लास करेंगे हम यहीं पर एंड, थोड़ा सा आप भी घर से पढ़कर आइए। ठीक है, आज के लिए हम करेंगे क्लास यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मुस्कुराते रहिए। दिस इज जगत शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय सर।